अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। पूरे देश में चुनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आखिरी फेज में है। आपकी अदालत में आज हम पेश करें एक ऐसे नेता को जिसने अपनी पार्टी के लिए रणनीति बनाई है। ऐसा नेता जिस पर खुद पॉलिटिकल लाइफ में कोई इल्जाम नहीं लगे, लेकिन उनकी पार्टी पर बहुत सारे इल्जाम हैं जिनकी सफाई उन्हें देनी है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली को। अरुण जेटली। इससे पहले कि आपकी अदालत में मुकदमा शुरू करें, इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू हो। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे भारतीय जनता पार्टी पर, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर अरुण जेटली अपने राइवल्स पर हमले करने में सबसे आगे हैं। राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर अरुण जेटली सरकार की नाक में दम किए रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सफल वकीलों में से एक अरुण जेटली के तर्कों का जवाब देना उनके विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर होता है। अरुण जेटली ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टूडेंट्स यूनियन की पॉलिटिक्स से किया था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से इन्हें एक नई पहचान मिली। केंद्र में बीजेपी की सरकार में अरुण जेटली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कॉमर्स और लॉ मिनिस्टर रहे। बीजेपी में आज उन्हें प्रधानमंत्री के पद का दावेदार माना जाता है। आपकी अदालत में आज अरुण जेटली बीजेपी की पैरवी करेंगे। मुकदमा शुरू होता है। पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी के दोहरे मापदंड हैं। अरुण जी, पार्लियामेंट में हमने आपके भाषण सुने भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपने सरकार को घेरने की कोशिश की, बहुत इंप्रेस भी किया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए तो हमने देखा आपकी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को ले लिया वोट लेने के लिए। देखिए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने जिस दिन निर्णय किया उनको पार्टी में लेने का, उस दिन तक सच में उनके खिलाफ कोई केस नहीं था। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी से उनका जरूर मतभेद था, उन्होंने उनको हटाया था, लेकिन तब तक कोई केस नहीं था। उसके अगले दिन सीबीआई ने उनके ऊपर रेड की। उसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने स्वयं इसमें पहल की और यह कहा कि मैं तब तक अपनी सदस्यता स्थगित कर देता हूं, बाहर रहूंगा और पार्टी की सदस्यता में तब सक्रिय रूप से आऊंगा जब तक मैं इससे क्लीन अप हो जाता हूं। पार्टी ने भी इसको स्वीकार कर लिया। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तक भी उन्होंने कोई केस नहीं बनाया उनके खिलाफ। लेकिन देखिए, एक सच यह है कि वो राहुल गांधी के पास भी गए थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे और राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि आपकी छवि ठीक नहीं है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हम आपको साथ में नहीं। मैंने ये पढ़ा जरूर है कहीं छपे हुए, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने इसका पूर्ण रूप से खंडन किया। ये कांग्रेस का प्रचार हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई शायद नहीं है। लेकिन अब ये सच है कि बाबू सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखिए, पहले दिन से जब उन्होंने अपनी सदस्यता स्थगित की तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था, ये मजहबी आरक्षण का। और मजहबी आरक्षण के विरोध में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि इसमें पिछड़े वर्ग का हक जाता है, तो मैं इसको लेकर कैंपेन करने वाला हूं और मैं बाहर रहकर अपने मंच पर, उनके जो अपना संगठन का मंच है उसके मंच पर मैं इसके ऊपर कैंपेन करूंगा। अब पार्टी को किसी भी वर्ग से सपोर्ट मिले, हमें उनका समर्थन मिल रहा है और मूलतः इस आधार पर मिल रहा है, उनके समाज का भी मिल रहा है कि जो पिछड़ों का हक कम किया जा रहा है, पिछड़ों में इसको लेकर आक्रोश है। लेकिन इस कैंपेन का आपको फायदा तो होगा? देखिए, फायदा तो हमें कोई भी वोट देता है तो होगा।
कोई भी राजनीतिक दल ये थोड़ी ना कहेगा कि इस राजनीतिक कारण से आप हमारे पक्ष में वोट मांग रहे हो, आप कृपया मत मांगिए, ये तो कोई कहेगा नहीं। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ऐसी एक चाल चली है, समाजवादी पार्टी उससे भी आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें इस देश की आजादी के 65 वर्ष बाद पहली बार धार्मिक और मजहबी आधार पर आरक्षण हो, तो स्वाभाविक है समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में इसको लेकर आक्रोश है। लेकिन अरुण जी, सच यह है कि अगर आज आप बाबू सिंह कुशवाहा का साथ ले सकते हैं, तो कल अगर त्रिशंकु विधानसभा हो तो मायावती को सपोर्ट कर देंगे? देखिए, इस पे बिल्कुल स्पष्ट मैं कह दूं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और अन्य नेता भी ये कह चुके हैं, पुराने अनुभवों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कॉन्सिक्वेंस रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव के बाद सपा बसपा के साथ जाना भारतीय जनता पार्टी का इसका प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन 2 बार आपने बीएसपी की सरकार बनवाई, मायावती को मुख्यमंत्री उस वक्त एक राजनीति इवॉल्व कर रही थी और उस एवोल्यूशन में एक कदम उठाया गया और उस कदम की हमें बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ी, और इस वजह से अपने अनुभव के आधार पर भी हम सीखे हैं, और इसलिए उनका साथ जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर आप कांग्रेस की बात मानेंगे कि अगर किसी की मेजोरिटी नहीं आई तो राष्ट्रपति? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हाइपोथेटिकल प्रश्न होते हैं ना, आपका पूछना जायज है, मेरा इसमें फंसना गलत है। और इसलिए जब चुनाव के अंक आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, हर चुनाव से पहले कहा जाता है हंग असेंबली आएगी, ये आंकड़े आएंगे, मीडिया अपने अटकलें लगाता है। एक बार 6 तारीख को पूरा परिणाम आ जाए तो तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सरकार बनती है। लेकिन जिस ताकत से आप कह रहे हैं कि मायावती को सपोर्ट नहीं करेंगे पुराने अनुभव के आधार पर, क्या उसी ताकत से ये भी कहेंगे अगर मुलायम सिंह सरकार बनाने में? प्रश्न ही नहीं उठता, दोनों के ऊपर वही सिद्धांत लागू है। प्रश्न है कि मुलायम सिंह जी के साथ हमारा बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है, जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ हमारा वैचारिक टकराव है, और कल हमने केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा के साथ अपनी राजनीति समाप्त नहीं करनी, कभी लोकसभा का चुनाव आगे हो सकता है 1-2 साल के अंदर, और इसलिए हमें जो हमारा परंपरागत वोट जो इस बार बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में वापस लौट रहा है, उस वोट को हमने संभालना है, उसको और बढ़ाना है, उस वोट को कमजोर नहीं करना। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जब पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं तो एक शेर पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जिनके लिए मैं सुपुर्दे खाक हुआ वो ईंट भी उठा के ले गए मेरी मजार की। देखिए, उनका जो मैंने बयान पढ़े हैं और भाषण सुना है कि शायद बहुत लंबे अरसे 27-28 साल वो काशीराम जी के साथ, बसपा के साथ काम में रहे, और बाद में मौजूदा नेता का उनसे मतभेद हो गया, और इसलिए उनका वो अपना झगड़ा है। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता उनके झगड़े में, लेकिन उनकी अपनी शिकायत हो सकती है। लेकिन राजनीति में कई बार परिस्थितियों में से ऐसी स्थिति उभरती है। अब इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग लड़े, जगजीवन राम जी कांग्रेस का और उस सरकार का हिस्सा थे जिन्होंने इमरजेंसी बनाई, और जैसे ही चुनाव आया तो वो हमारी तरफ आ गए। तो हम क्या कहते कि आप हमारी तरफ मत आओ। उनके आने से एक बहुत बड़ा असर पड़ा, जिससे वो सरकार चुनाव हार गई। मैं तो पूछना चाह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा चुनाव के बाद में आपका बीएसपी से समझौता हो जाए और वो आपके लिए कहें कि ईंटें उठा के ले गए मेरे मजार की? देखिए, शायद जिस स्पष्टता से मैं कह रहा हूं, और आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, और कहीं ऐसी गलती हमने की तो मुझे दोबारा बुलाकर उसको दिखाएंगे, तो इसलिए मैं शायद इतनी स्पष्टता से ना कहता अगर मुझे थोड़ा सा भी संकोच होता। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि किसी स्थिति में भी हम इन पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे। जीतेंगे सरकार में बैठेंगे, हारेंगे विपक्ष में बैठेंगे, उसका भी हमें खूब अभ्यास है, और इसलिए इनके साथ समझौता करके भविष्य के लिए अपनी राजनीति समाप्त कर ले, ऐसा नहीं करेंगे। तरुण जी, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, और अगर आपने समझौता किया तब तक के लिए इस आरोप को मैं स्थगित रखता हूं। चलिए, धन्यवाद आपका। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम एक ब्रेक के बाद। उन्होंने तो यह भी कहा कि जब बटला हाउस की तस्वीरें देखी तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए। रोना चाहिए था तो उस पुलिस ऑफिसर जिसने देश की सेवा कर रहा था, अपनी जान दी, उसको देख के रोना चाहिए था उनको।